हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यू रिगार्डिंग ये वीडियो आपकी रहने वाली है और हेल्पफुल रहेगी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग है। आप कर रही हो तैयारी, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन आती है किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर, अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हेल्पफुल रहेंगे ये आपके एचटेट, एचपीएससी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल में जो वैकेंसी आई हैं। तो चलते हैं और देख लेते हैं एक बार कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो 100 तक का हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने जो प्रीवियस 5 वीडियोस डाली थी उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब 101 से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच बॉन्डिंग कंपनी एग्री टू रीइम्बर्स ए फर्म अप टू स्टेटेड अमाउंट फॉर फाइनेंशियल लॉस caused exclusively by dishonest एक्ट ऑफ मैनर्स और अदर एम्प्लॉयज। तो देखो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि क्या करते हैं कि कोई भी यहाँ पे जैसे मैनेजर या फिर अदर एम्प्लॉयज़ के साथ हम हमारी कंपनी में उसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हमारी कंपनीज में उनको जॉब दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि अगर आपकी डिसऑनेस्टी या फिर अदर किसी भी वजह से कोई लॉस होता है तो वो आप उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। ठीक है। अगर कोई भी मैनेजर है या अदर एम्प्लॉयज है डिसऑनेस्टी करता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होता है फर्म को, तो उस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो या बॉन्ड जो कंपनी साइन करती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाता है? फिडिलिटी बॉन्ड, जो किसी विश्वास के लिए, किसी के ऊपर विश्वास के लिए बनवाया जाता है ताकि कोई हमें अगर धोखा देता है तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सके, केस कर सके। और इसी टाइप का एक हमारा इंश्योरेंस भी होता है, वो भी एम्प्लॉयज़ ताकि धोखा ना दे, तो इसीलिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? फिडिलिटी इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पूछा गया तो फिडिलिटी बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद है 102 क्वेश्चन, डैश इज द इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट अर्न एट ए गिवन डिपॉजिट, जो कि एक गिवन डिपॉजिट या प्रिंसिपल पर लिया जाता है, हैज बिकम ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड में प्रिंसिपल का एक पार्ट होता है। ठीक है। और तो उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 103, विच अमंग द फॉलोइंग एम एट प्रमोटिंग कॉरपोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो फॉलोइंग एम्स किसको प्रमोट करना? कॉरपोरेट फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को। ये मेन एम होते हैं आपके। इसको क्या बोलते हैं? आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कॉरपोरेट की, कंपनी की, किसी की भी, कि वो क्या करे, किस चीज़ को प्रमोट करे? फेयरनेस को प्रमोट करे, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करे और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करे। तो ये किसका पार्ट है? हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये आप देख सकते हो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ। तो इसका क्या जो है प्रिंसिपल्स, इसका आंसर आ जाएगा यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली। अंकटाड क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन, यानी कि ये एक परमानेंट ऑर्गन है, अंग है। किसका अंग है? यूएन जनरल असेंबली का। ठीक है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का परमानेंट अंग अंकटाड को बोला जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अंकटाड इज ए परमानेंट ऑर्गन किसका है? यूएन जनरल असेंबली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 105, ये फॉर्मूला गिवन है, इज यूज टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इसका यूज किया जाता है, तो कब किया जाता है? इसका यूज कब किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका आएगा
ऑप्शन नंबर बी, जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है मोर देन 25% हो गया हो बट 50% से लेस हो, तब इसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है BOGEY, स्टैंडर्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज, तो बुगी स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइडल स्टैंडर्ड। कि आइडल स्टैंडर्ड क्या है, हमारे किन को हमें अचीव करना है, कहाँ तक हमें जाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107 कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये जर्नल जो एंट्री है करेक्ट सिचुएशन ऑफ द यूजेज ऑफ द अबो एंट्री, तो किस सिचुएशन में जो है इसको करेक्ट, किसकी ये जर्नल एंट्री है? तो इसका आंसर राइट आएगा जब हम रॉयल्टी पेबल इज लेस देन द मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से भी हम रॉयल्टी क्या करते हैं, जब कम पे करते हैं तो उस टाइम पे ये एंट्री की जाती है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और किसको की जाती है, टू लैंडलॉर्ड के अकाउंट से। उसके बाद है डैश इज ए क्वालिटी विच शुड नॉट एथिकली बाय फॉलोड बाय ए क्रिटिकल थिंकर while in the process और critical thinking। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है देखो समझ से बाहर है, इसको समझने की बाद में कोशिश करेंगे। रिजर्वेशन इन अराइविंग एट ए कंक्लूजन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो जिस भी कैंडिडेट्स को इसका पता है क्या कुछ इसमें, एक मिनट देखो, कोई भी पेमेंट जब हम इनडेफिनेट लाइफ टाइम के लिए करते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है और उस टर्म को बोलते हैं परपेचुइटी। जब आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी होगी तो उसमें ये टॉपिक आपका गिवन है, उसमें आपके ये सभी की किसको हम परपेचुइटी बोलेंगे, कौन सी जो कॉन्टिन्यूसली एनुअली की जाएगी इनडेफिनेट लाइफ टाइम के लिए, तो उस एन्युटी को ही हम क्या बोलते हैं, परपेचुइटी बोलते हैं। उसके बाद है 1010 डैश इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी और एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल विद कंपनी गोल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी और एग्रीमेंट किसके लिए, जब इंडिविजुअल विद कंपनी का गोल ताकि एक ही रहे, ठीक है। क्योंकि अगर सभी अपने अलग अलग, कंपनी का गोल अलग है और इंडिविजुअल का गोल अलग है, उसने अपना अलग ही गोल डिसाइड कर रखा है, तो कंपनी कभी भी अपने जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। उसके बाद है डैश इज कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड एडवाइस टू इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट। डैश इज कंसर्न विद द डिज़ाइन and delivery of financial product and advice to individual business and government। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आप, क्योंकि देखो ये सारे के सारे किसका पार्ट है, इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स, किसको, डिज़ाइन और डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड एडवाइस, ठीक है। तो ये एडवाइस, ये आप सब किस चीज़ का पार्ट मानते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एक मिनट, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 इन मैनेजमेंट व्हेन मैनेजर प्लेस देयर पर्सनल गोल अहेड ऑफ कॉरपोरेट गोल सच एज प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज। इन मैनेजमेंट में जब क्या आती है, व्हेन मैनेजर प्लेस देयर पर्सनल गोल और कॉरपोरेट गोल। देखो पहले हमने क्या कहा था कि उनका दोनों का में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं। और अब ये पूछा गया है कि जब पर्सनल गोल, जब कोई भी मैनेजर होता है उसका जो पर्सनल गोल होता है कॉरपोरेट गोल पर हावी हो जाता है, यानी कि वो हमारी, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, उसका जो मेन गोल क्या होता है, हमारी वेल्थ को इंक्रीज़ करना, हमारी कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना। लेकिन उसकी जगह पर जब वो अपने पर्सनल गोल को आगे लेके आता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। ये वर्ड यूज किया जाता है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एजेंसी
प्रॉब्लम, जब मैनेजर्स अपने गोल को, पर्सनल गोल को आगे रखता है कॉरपोरेट गोल से। उसके बाद है डैश इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसेस इज डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सक्लूसिव ओपन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1113 का राइट आंसर। इसके बाद है डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद। देखो वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को क्या किया है, यूज़ किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट इज टिपिकली कॉल्ड इन फाइनेंशियल लैंग्वेज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट, प्रेजेंट कोई भी वैल्यू है उसका फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं अपनी फाइनेंशियल लैंग्वेज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्काउंटिंग, क्योंकि डिस्काउंटिंग में ही हम उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी जो वैल्यू है इसकी अब कि इतना अमाउंट हमें मिलेगा। मान लो किसी ने कह दिया कि 5 लाख हमें अमाउंट मिलेगा अगर आप इतना अमाउंट लगाते हैं, तो हम उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट में इसकी कितनी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बोलते हैं। कि अब प्रेजेंट में उन रुपयों की प्रेजेंट के बेस पे कितनी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना। ये दो टर्म होती हैं, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग, जो कि हम आपको ज़रूर करवाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद है आपका 116 क्वेश्चन, डैश इज एन अप्रोच टू एथिक्स दैट फोकस ऑन द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ एक्शन देमसेल्फ एज अपोज टू द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ द कॉन्सिक्यू ऑफ दोज एक्शंस। सो कौन सी एथिक्स अप्रोच है जिसमें हम क्या देखते हैं, राइटनेस और रोंगनेस ऑफ एक्शंस देमसेल्व्स, कि उसके एक्शन से क्या रोंग होगा क्या राइट होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज एक्शन, उसके एक्शन का जो वजह है क्या परिणाम होगा, इसको अपोज्ड करते हुए रोंगनेस और राइटनेस को ही देखा जाता है। तो उस एथिक्स के टाइप को हम डियोनोटोलॉजिकल एथिक्स बोलते हैं। धर्मशास्त्र नैतिक इसका जो है हिंदी में मतलब होता है। विच ट्रीट ये क्वेश्चन एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। विच ट्रीटिंग फंड्स रिकॉग्नाइज रिवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड। जब हमारी जो सेल हो जाती है, पॉइंट ऑफ सेल होते ही ये नहीं देखा जाता कि पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, और एक्सपेंसेस होते ही उसको क्या मान लिया जाता है, फंड ट्रीट हम कर लेते हैं कि भाई हमारे फंड आ गए या उसको यूज़ कर लिया गया। तो उस मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरल मेथड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118, डैश इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए फर्म लेस द कॉस्ट ऑफ फंड यूज टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या होती है, इक्वल होती है किसके, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म लेस, उसमें से क्या लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की है, वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के इक्वल होंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न ए पर्सन बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एथिक्स, हमारे जो एथिक्स हैं वही हमें गवर्न करते हैं, वही हमें बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, किसको हमें नहीं करना चाहिए, किस एक्टिविटी को। उसके बाद है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ए रूपी अर्न टुडे इज मोर वैल्यूएबल दैट अर्निंग द सेम रूपी टुमारो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस थ्योरी। तो देखो ये पर्सन क्वेश्चन हम जब अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसी टाइम ये आपने भी स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, कि इस कल के 1 रुपए की कीमत से आज के जो पैसा है उसकी क्या है, ज़्यादा है। तो वो कहते हैं ना कि कल 1 रुपया मिलने की हमें कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे तो अच्छा है आज हमें 75 पैसे मिल जाए। ठीक है, वो क्यों माना जाता है,
सो कल मिलने की बजाय आज का जो पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती। क्यों मानी जाती? क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे हाथ में है तो वो पैसा आया हुआ है, अगर अभी तक नहीं आया है तो उसकी क्या पता इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो थ्योरी है वो यही बताती है कि फ़िलहाल हमारे हाथ में जो है वो द बेस्ट है। ठीक है, वो टाइम की वजह से, क्योंकि उस पैसे को हम बाहर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बाहर है, और कल टुमारो किसने देखा है, उसके ऊपर रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि फ्यूचर में मिलने से पहले हमें प्रेजेंट में जो भी मिल रहा है वो बेस्ट है। सो आई थिंक आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा लेवल हाई था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।